गुड इवनिंग सभी को। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बाकी के चैप्टर का सुपर फास्ट रिवीजन है, ऐसा ही करेंगे हम, तभी टेस्ट लेंगे आपका। इसे ही इंसानियत कहते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 का हम रिवीजन करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स लिखवाए हैं। फटाफट से बता देता हूँ कि आपके बोर्ड्स में कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और मैं कहाँ से किन टॉपिक से क्वेश्चन लिखवाऊंगा, वो मतलब क्वेश्चंस घुमाऊंगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इंसानियत के नाते ही बता रहा हूँ मैं। एक तो है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है आपका फंक्शनल वर्सेस डिविजनल, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, और तीसरा है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इन टॉपिक्स को आपको घोट के पीना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में इस चैप्टर से उम्मीद करना है। जी नहीं, स्टेप्स भी हैं, इंपॉर्टेंस भी हैं, बहुत मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा ना बोले, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ जी, क्या कह रहे? अरे नालायक को, घोट के पीने का मतलब याद करेंगे, पीने की बात है, कितने सीरियस में क्या कह रहा है। चलो लिख लिए सभी ने ये टॉपिक्स। इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ मिल सकता है, तो आपको इसके अंदर पहले पूरे अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से पढ़ाई करनी है। हाँ जी, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता ही है। जैसा भी नहीं, मैं तो पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। देखिए पहले आते हैं मीनिंग पे। पहली बात तो ये मुझे बताओ, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहाँ से शुरू होते हैं? प्लानिंग से। और प्लानिंग के बाद अगला कौन सा होता है? ऑर्गेनाइजिंग। तो यानी कि जस्ट बिकॉज आपने अभी प्लानिंग कर ली है, अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की बारी आ गई है। इट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। ये पहले नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। आफ्टर लेइंग डाउन द क्या प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट फंक्शन टू परफॉर्म इज ऑर्गेनाइजिंग। ये बिल्कुल ऐसी बात है जहां बातें बढ़ाई जा रही हैं और कुछ नहीं। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्या चीज? आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग द टास्क टू बी परफॉर्म, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मैं बोल दूं स्टेप्स को कंबाइन करके लिख दिया गया है और इसे बना दिया गया है? यस। इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ क्या? इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। एक्चुअल काम कहां से शुरू होता है बताओगे आप? डायरेक्टिंग से। एक्चुअल काम कहां से शुरू होता है? डायरेक्टिंग से। तो वो कौन सा फंक्शन है जो इनिशिएट करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान? तो इंप्लीमेंटेशन प्लान को इनिशिएट करने वाला फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ये मैंने आपको बता दिया है और इसे याद रखेंगे आप, ठीक है। बाद में बोलना बताया नहीं। बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, वर्किंग रिलेशनशिप और डिप्लॉइंग रिसोर्सेज वगैरह, ये सब तो आसान बातें हैं। सबसे पहले आते हैं, बताइए क्या स्टेप्स। टोटल मिला के कितने स्टेप्स हैं? 4। पहला स्टेप बताइए फटाफट से। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, और चौथा स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब मैं जो बोलूंगा आपको मुझे बताना है मैं किसकी बातें कर रहा हूं। इस वाले पॉइंट में हम जितने भी काम हैं वो उस काम के हिसाब से बांट देते हैं। जितने भी सेम नेचर के काम हैं उन्हें एक जगह रख देते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर देखते हैं कौन कौन सा काम करेगा, फिर कौन जिम्मेदार होगा किसको। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, ठीक है। पढ़िए जरा पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इट इन्वॉल्व्स व्हाट? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ। तबीयत ठीक है आपकी? दिमाग ठीक है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? क्या नाम है उसका? कल कहाँ थे तुम? क्यों? तो मैं आया हूँ ना, हाथ में लग जाए, पैर में लग जाए, कट जाए पैर, तब भी पढ़ाने आऊँगा। क्या कह रहा है? मतलब कैसे निर्दयी बच्चे। मतलब एक समय था ऐसे बच्चे हुआ करते थे, सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब डेस्क तक को छू देते थे, टचवुड सर ऐसा कुछ ना हो। ये देखो टचवुड होने के लिए होता है। अरे गधे। ये तो अनहोनी करता है ना, तो अपने हिसाब से कहावत बना दी उसने। इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स बाय डिवाइडिंग द वर्क ऑफ बर्डन कैन बी शेयर्ड अमंग एम्प्लॉइज। It facilitates what? Specialization of work and skills also. Duplication of work can be avoided. और ये इस पूरे चैप्टर का मेन पॉइंट है। ऑर्गेनाइजिंग जब आप कर देते हैं उस समय पर आपकी जो डुप्लीकेशन वाली चीजें हैं वो अवॉइड हो जाती हैं। क्या मेरी बात समझ? क्योंकि आपने चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया, बांट दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। कह रहे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दो आप। डिपार्टमेंट्स दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, जिसे हम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट में बनेंगे, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? डिविजनल। सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट में बनेंगे, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? डिविजनल। सारे काम एक जैसे एक ही डिपार्टमेंट में होंगे, ये कौन सा है? फंक्शनल। तो जैसे उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर रिलेटेड जॉब से हम क्या बना देते हैं? डिपार्टमेंट। जैसे कि पहला
फंक्शन के बेसिस पे प्लानिंग का काम सारा इधर होगा, एचआर का काम सारा इधर होगा, फाइनेंस का काम सारा इधर होगा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया उन्होंने। नेक्स्ट कौन सा है? आईफोन, आई वॉच या और भी जो उनके मैक, आईपैड, पेंसिल, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट में बनेंगे। नेक्स्ट कौन सा है? कह रहे कस्टमर्स बनेंगे डिपार्टमेंट में? नहीं, कस्टमर्स का मतलब होता है एज ग्रुप, कस्टमर का मतलब होता है जेंडर। मेरी बात समझ में आती है? कितने जेंडर, कौन से जेंडर के रिलेटेड प्रोडक्ट कौन से डिपार्टमेंट में बनेंगे, कौन से एज ग्रुप के जो जैसे मान लीजिए आपने मॉल में भी देखा होगा, सेक्शन होता है किड्स सेक्शन, है ना, एक अलग सेक्शन होता है नॉर्मल सेक्शन, वुमेन सेक्शन होता है, मेन सेक्शन होता है, ये सारे अलग अलग सेक्शन बनते हैं। मेरी बात समझ में? अब मान लीजिए नाइका के प्रोडक्ट्स खरीदने और आरव जाने लगा कि मैं खरीदूंगा, नाइका समझते हो? नाइका, वो नाइका नहीं भाई, जो वो लगाता है। चलो थर्ड पॉइंट आ जाइए, थर्ड पॉइंट नेक्स्ट कौन सा है? असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। कह रहे वंस द डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ अ मैनेजर, जिसे क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और एचआर। यानी कि इससे ऊपर तुमने डिपार्टमेंट्स बांटे होंगे और अगले ही उसमें हम क्या कर देंगे? ड्यूटीज को असाइन करेंगे। सभी लोगों को प्लेस किया जाता है। क्या किया जाता है? सभी लोगों को प्लेस, और किसके अंडर? एक मैनेजर के अंडर, और उसके फंक्शन के बेस पे उसका नाम रखा जाता है। जॉब्स आर एलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। जैसी स्किल्स और जैसी क्वालिफिकेशन होंगी, काम उसी तरीके के दिए जाएंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की, जैसे ओम को मैं कभी ये काम नहीं दे सकता कि दो लोगों की लड़ाई चल रही है आप छुड़वा दो जाके, नहीं, क्योंकि इसके लिए बना ही नहीं है, इसके लिए लड़ाई करवाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मेयरली एलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है और आप ध्यान रखना, इसमें एमसीक्यू से पूछ सकता हूँ आपसे। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो फ्रॉम whom he has to take the orders and to whom he is accountable. ऑर्डर किससे लेने हैं और जवाब किसको देना है। It helps in creating what? hierarchical structure and helps coordinating among various departments. तो ये तो थोड़ा सा आसान वाला टॉपिक था। यहाँ से आते हैं खतरनाक, जहाँ से होता है शुरू, और मैंने साइन भी करके दिया था, ये पेपर में जरूर आएगा। देखो कौन सी तारीख को साइन दिया, 13 अगस्त को हमने चैप्टर शुरू किया था, ये टॉपिक शुरू किया था, जिस दिन मैंने समझाया था आपको कि ये पेपर में 110% आएगा, और बोर्ड्स में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये वाला टॉपिक नहीं पूछा गया। मेरी बात समझ में आती है? तो आपका पूरा फोकस इधर रहना चाहिए। ठीक है, तो 4 स्ट्रक्चर हैं हमारे पास। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? डिविजनल, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, पहले आते हैं किसके ऊपर? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन यूज्ड। तो हो सकता है कंसेप्ट में आंसर हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंसेप्ट, जो हमने ऊपर आइडेंटिफाई किया है उसका कौन सा टाइप है। तो बच्चा घूम जाएगा, पूछा गया है। तो पहले आपको कीवर्ड पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर कंसेप्ट पूछ लिया गया तो क्या क्या लिखा हो सकता है। तो इट सीक्स टू एस्टैब्लिश व्हाट? रिलेशन अमंग ऑल पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ बेस और फ्रेमवर्क फॉर द मैनेजर एंड अदर एम्प्लॉयज फॉर परफॉर्मिंग देयर टास्क। यानी कि बेस और फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा जब आप काम करेंगे। इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। अब आते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट पे, जहां से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला कौन सा स्ट्रक्चर है? फंक्शन। ये क्या कहता है? अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दो, अलग अलग काम को। इसका मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप मान लीजिए 5 तरीके के प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, लेकिन 5 तरीके के प्रोडक्ट का फाइनेंस से जो रिलेटेड काम होगा, 5 प्रोडक्ट्स का, वो कौन से डिपार्टमेंट में होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट में। जो 5 प्रोडक्ट्स बनेंगे वो एक ही डिपार्टमेंट में बनेंगे। कहां बनेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो 5 प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होगी वो एक ही डिपार्टमेंट में होगी, वो कहां होगी? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। 5 प्रोडक्ट्स एक ही डिपार्टमेंट से बेचे जाएंगे, सेलिंग डिपार्टमेंट से। मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। तो सारे प्रोडक्ट्स का काम मेन वर्ड क्या है उसमें? काम। अलग अलग काम बांट देंगे, काम अलग अलग डिपार्टमेंट में होगा, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स का एक ही जगह होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक घर के बंटवारा करने के 2 तरीके हैं। घर का बंटवारा समझते हो आप? यही समझोगे तुम। देखो घर का बंटवारा हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे 2 अलग अलग घर है, मुझे बताना किस घर की सिचुएशन अच्छी है और किस घर की सिचुएशन खराब है। जैसे मैंने कहा 2 घर में अलग अलग बंटवारा हुआ। पहले घर में बंटवारा हुआ, उन्होंने बोला जो 3 भाई बहन थे, मान लीजिए 3 भाई थे, वो उन्होंने कहा हम रहेंगे अलग अलग अपनी बीवी बच्चों के साथ, और माता पिता रहेंगे अलग, सबके काम अलग अलग। मेरी बात समझ में आती है? नेक्स्ट जो बंटवारा हुआ, उन्होंने ये कहा, इसने कहा हमारा दूध अलग आएगा, हमारे क्या नाम है सब्जी अलग आएंगी, हमारी ज्वेलरी अलग आएंगी, सब चीज़ उन्होंने बिल्कुल अलग अलग कर ली। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम रहेंगे तो सारे एक साथ ही, बस काम डिवाइड करेंगे कि कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा। इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा सभी पूरे घर का जो मिल्क है वो एक जगह आएगा, ज्वेलरी इस जगह आएगी, राशन इस जगह आएगा, या और अदरवाइज एक्टिविटीज। बताइए इसमें से फंक्शनल कौन सा और डिविजनल कौन सा वाला? सेकंड जो वाला है वो कौन सा है? फंक्शन। और नेक्स्ट वाला है जो कौन सा है? डिविजन। क्या मेरी बातें समझ में आती है? आपको क्या लगता है घर की सिचुएशन कौन सी वाली होनी चाहिए?
फंक्शनल होनी चाहिए, लेकिन उसकी फिर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है ये भी तो जानकारी होनी चाहिए। अब आपके घर में जिन बच्चों के शादी, आप लोगों की शादी नहीं हुई है, मान लीजिए कि नहीं हुई है ना, मेरी भी नहीं हुई है, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। अब मान लीजिए आप लोगों की शादी नहीं हुई है अभी, लेकिन अभी भी पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, ये आप सभी लोग जानते होंगे। मेजॉरिटी बच्चों के रहते हैं, क्यों पबजी नहीं खेलने दे रहे, बाहर नहीं जाने दे रहे, रात को फ़ोन नहीं चलाने दे रहे, या बहुत सारे XYZ रीज़न हो सकते हैं जो आप करना चाहते हैं वो नहीं करने दे रहे, जबकि अभी आपको कमा के दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पाल रहे हैं तुम्हें। सोचो कल को तुम कमा रहे हो, पैसे तुम्हारे हाथ में है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो, और तुम्हें पुराने दिन याद आने लगे कि तुमने क्या क्या किया था, कैसे मेरी आज़ादी तुमने छीनी थी, तो उसके बाद जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार डिस्प्यूट्स को अलग करने के लिए ये वाला डिपार्टमेंट भी सही होता है, भाई अपने सर अपने घर में फोड़ो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अलग अलग सिचुएशन में हम ये नहीं बोल सकते कि फंक्शनल डिपार्टमेंट अच्छा है, डिविजनल डिपार्टमेंट अच्छा है, हमें सिचुएशन देखनी होंगी, और हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक स्ट्रक्चर के अलग अलग फायदे हैं अपने। मेरी बात समझ में आती है? तो अब मैं यहाँ से चला, कौन सा वाला डिपार्टमेंट संभालने बताइए? फंक्शनल। इसके अंदर सारी जो एक्टिविटीज़ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, बताओ ज़रा। क्या मैंने इसका डिफरेंस लिखाया हुआ है आपको? चेक करो ज़रा। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का तो मुझे मिल गया, मिलना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, इसका नहीं लिखवाया, मैं लिख के दूंगा आपको और उसी के बेसिस पे आप याद करेंगे इसको। तो पहला कौन सा स्ट्रक्चर है, फटाफट से पढ़िए, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अंडर दिस एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ किसके, स्पेसिफिक फंक्शंस टू बी परफॉर्म। जैसे हमने कितने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, कितने, 5। पहला कौन सा है, परचेज, दूसरा सेल्स, तीसरा फाइनेंस, चौथा प्रोडक्शन और पांचवा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सूटेबिलिटी कहाँ है, कह रहे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ज्यादा है, छोटी है या बड़ी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जितने 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट या फ्यू लाइन, देखो 1 भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, फ्यू। 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फ्यू, यानी कि बहुत ज्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं। मान लीजिए 2 ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हें कौन सा वाला स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, डिविजनल। कौन सा वाला जरूरत नहीं, डिविजनल। बहुत कम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मेरी बात समझ में आती है? तो या तो एक ही लाइन का प्रोडक्ट बन रहा हो या बहुत कम टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हो, तो फिर जरूरत नहीं है और यही वाले से काम चल जाएगा। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें किस चीज की रिक्वायरमेंट है बताइए, हाई डिग्री ऑफ कैसी स्पेशलाइजेशन। और जब आप लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर इनकी केस स्टडीज की तो क्या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जिसमें वो फंक्शन की स्पेशलाइजेशन चाहती हैं। जैसे कि मान लीजिए परचेज मैनेजर किस चीज में स्पेशलिस्ट होगा, परचेज करने में, सेल्स मैनेजर सेल्स करने में, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस। ठीक, एडवांटेज क्या है इसका, पहला पॉइंट क्या है, फंक्शनल और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। जब भी आप किसी भी चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं तो क्या होता है बताओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं या आप किसी स्पेशलिस्ट को हायर करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एफिशिएंसी। एक ही कीवर्ड है, क्या है उसका, एफिशिएंसी बढ़ेगी और वेस्टेज कम होगी। मेरी बात समझ में आती है? तो पहला जो फायदा है वो क्या है, फंक्शनल और ऑक्यूपेशनल क्या होते हैं, स्पेशलाइजेशन होते हैं, जिसमें जो कीवर्ड है वो क्या है इसके अंदर, देखिए जरा फटाफट से, यूटिलाइजेशन ऑफ पावर या रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं इसकी जगह, बाय परफॉर्मिंग व्हाट, सिमिलर। अगर आप एक ही काम बार बार करते रहें, बार बार करते रहे तो आप उसमें क्या हो जाएंगे, स्पेशलिस्ट। जैसे झूठ बोलना, स्पेशलिस्ट। मेरी बात समझ में आती है? दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रमोट्स कंट्रोल विद इन द डिपार्टमेंट। अगर एक डिपार्टमेंट में एक ही टाइप का काम हो रहा है तो व्यक्ति बड़े आसानी से उसे ध्यान दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 12th वाले बच्चों को बस इतना बोला जाए कि अकाउंट्स ही पढ़नी है, अकाउंट्स पे ही ध्यान दो आप, किस पे ध्यान दो आप, अकाउंट्स पे ही ध्यान दो, तो क्या बार बार अकाउंट्स करने से एट लास्ट जाके एफिशिएंसी आ ही जाएगी क्या? आंसर इज यस। आगे नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, इंक्रीजेज मैनेजरियल ऑपरेशन। देखो ये मैनेजर का ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए ठीक है या नहीं, बताओ कौन सा बच्चा बताएगा? क्या ये जो स्ट्रक्चर है ये मैनेजर के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए ठीक है या नहीं है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही टाइप का काम बार बार कर रहा है तो फाइनेंस में ही एक्सपर्ट हो सकता है। लेकिन अगर एक मैनेजर को सारे काम दिए जा रहे हैं और वो ठीक से कर ले तो क्या उसका ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगा? आंसर इज यस। तो इसने ये नहीं बोला, देखो मैनेजर का क्या बढ़ता है, देखो मैनेजरियल व्हाट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती, काम करने की सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ती, ऑल अराउंड डेवलपमेंट नहीं होता उसका। इट लीड्स टू व्हाट, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, काम रिपीट नहीं होंगे क्योंकि काम एक ही डिपार्टमेंट में हो रहा है। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसे आसान हो सकती है, कौन सा बच्चा बता सकता है मुझे, बताओ जरा फटाफट से, ट्रेनिंग कैसे आसान हो सकती है बताओ, सो मत हथ बताओ, ट्रेनिंग कैसे आसान हो सकती है? एक ही काम में स्पेशलिस्ट बनाना है ना भाई, आपकी ट्रेनिंग आसान क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट है। अकाउंट्स पढ़ने का, मान लीजिए थ्योरी पढ़ रहे हैं तो लगता है थ्योरी बोरिंग है, चलो अकाउंट्स कर लेते हैं, अकाउंट्स हो नहीं रही, चलो मैथ कर लेते हैं, वो छोड़ ही दी हमने। मेरी बात, चलो इंग्लिश कर लेते हैं, उसमें कुछ पढ़ाई नहीं है, तो कहाँ से ट्रेनिंग कर ले? अगर एक ही काम हो तो व्यक्ति को ट्रेनिंग भी, तो जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है वो स्विमिंग करना चाहता है तो स्विमिंग की ही ट्रेनिंग देंगे उसे, क्रिकेट खेलना चाहता है तो क्रिकेट की ट्रेनिंग देंगे, सिंगिंग करना चाहता है सिंग, लेकिन एक चीज तो हो।
अब आप मल्टीपल टास्क करेंगे, उसकी ट्रेनिंग करना क्या आसान होगा? आंसर इज नो। तो यहाँ पर मैनेजर्स की ट्रेनिंग करना भी आसान होता है कि मान लीजिए कोई अपडेट आ रही है, परचेज से रिलेटेड अलग अलग चीजें आ रही है, सेल्स से रिलेटेड अलग अलग टेक्निक आ रही है, तो वही काम तो समझा सकते हैं आप। क्या मेरी बात समझ में आती है? नेक्स्ट क्या, ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन। जब अलग अलग स्पेशलिस्ट मंगा रखे हैं आपने तो फिर सारे स्पेशल अटेंशन मिल सकती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ जी, मैं बोलने लगूँ, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा अब, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ऐसे लूले लंगड़े लोग पढ़ाते हैं? चलो, डिसएडवांटेज, सीधे बैठना है बिल्कुल, एक तो दीवार के लग के बैठ जाएंगे नालायक। डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज बताने में दर्द हो गया मुझे। पहला डिसएडवांटेज क्या है बताओ? कह रहे ये सिर्फ अपने काम से ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए चाय बनाने के लिए उन्होंने 5 आदमी को रखा, कह रहे एक व्यक्ति जो है पानी की क्वांटिटी देखेगा, एक दूध की क्वांटिटी, एक चीनी की पत्ती, एक चाय की पत्ती, और देखो गलत बात देख रहे हो दुनिया कैसे पकड़ती है। समझा तुमने भाई? ये दुनिया है, दुनिया 5 बात तुम सही बताओ, एक बात गलत बताओ, उसे ही पकड़ेगी। समझे? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है नालायको? हाँ, क्या क्या बोल रहा था मैं? पानी, दूध, चीनी, चाय की पत्ती और अदरक, 5 चीजें थी, 5 अलग अलग व्यक्ति ने बनाई। नॉर्मल चाय बना रहे, स्वाद मतलब बैठ के, नालायक इलायची भी होती है। सुनो, हाँ गैस है सब, अरे अब सिलेंडर वाला भी बुलाऊं या कंसेप्ट समझाऊं? अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोला कि चाय थोड़ी थोड़ी काली सी लग रही है। सुनो, अब बताओ इसका मतलब किसकी, आपको किसकी गलती लग रही है बताओ? चाय पत्ती की या दूध की? दोनों की हो सकती है। इसका मतलब क्या, आपस में जो कन्फ्लिक्ट है किस चीज को लेके? रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। वो कहेगा भाई चाय तो काली लगेगी जब तू दूध नहीं डालेगा। तो उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, दूध मैंने पूरा डाला, तूने चाय की पत्ती ही इतनी ज्यादा भर दी। क्या मेरी बात समझ में? उसने कहा नहीं, चाय की पत्ती भी ठीक थी, दूध भी ठीक था, इस गधे ने पानी ज्यादा डाल दिया इसलिए रंग नहीं आ पाया। अरे छोड़ो ना, अरे दो देखो देखो, गलती तुरंत पकड़ लेना नालायकों ने। चाय बनाने में एक्सपर्ट रहोगे तुम नालायकों। चलो, डिसएडवांटेज समझ में आया? वो कहते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव गया तेल लेने, वो कहते हैं मैंने अपना काम सही किया है, बस बात खत्म। तो वो अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो कि पीछे रह जाता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा पॉइंट क्या है? डिफिकल्ट इन आपस, देखो एक होता है डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन, उसका नाम क्या होता है? इंट्रा डिपार्टमेंट। क्या होता है? इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। जब एक डिपार्टमेंट में एक ही जैसा काम होगा तो उनके आपस में कोऑर्डिनेशन सही रहेंगे। लेकिन क्या दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन पूरा अच्छा बैठ सकता है? क्या आंसर इज नो, क्योंकि काम बिल्कुल अलग है। मेरी बात समझ में आती है? ठीक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? हर्डल इन कंप्लीट और ओवरऑल डेवलपमेंट। किसकी ओवरऑल डेवलपमेंट? मैनेजर की ओवरऑल डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? आपका इंटरेस्ट ये है कि आप फाइनेंस सही समय पे दे दे, दूसरे का इंटरेस्ट ये मैं बस सामान बना दूं, मुझे बेचने से कोई लेना देना नहीं है। एक का इंटरेस्ट ये कि मुझे मार्केटिंग करनी है, उसके बाद गुड्स बिके या नहीं बिके मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। सीधे बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यही सारा झगड़ा है। जैसे मान लीजिए जैसे मैं आपसे पूछूं कौन सी सरकार जीतनी चाहिए दिल्ली में? नहीं, अरे मैंने सवाल बिल्कुल क्लियर था, बताओ कौन सी सरकार जीतनी? इसके अलग कारण कोई दे सकता है? कारण क्या है बताओ? क्यों भाई बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए? कोई कारण बताओ। अरे भाई जब आपसे पूछूंगा तब मुंह खोलना। हाँ 1 मिनट, मैंने जब आपसे पूछूंगा सेम चीज, सेम। हाँ शायद, ठीक है। आप बताइए भाई। हाँ जी, क्यों? कारण देखो, मैं आपको एक लॉजिकल रीजन देता हूं क्यों। अभी कोई काम होता है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है स्टेट गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ, स्टेट गवर्नमेंट कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी बड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है। जो मेरा मानना है, बीजेपी एक बहुत अच्छी पार्टी है या वो बहुत खराब पार्टी है, सब चीजें साइड रख दो आप। सीधी बात ये, सरकार पे सवाल नहीं उठा सकते। अब यमुना क्लीन क्यों नहीं कह रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है। वो कह रहा है यहाँ पानी क्यों खराब है? कह रहा है वो हरियाणा वाले पानी खराब भेज रहे हैं, वो उसका वहां के लोग पीट के वो जाके उसमें पानी पी रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक देखो ना, वो यमुना से निकाल के पानी पी रहे हैं वहां के स्टेट। पब्लिक पागल हो रही है, पब्लिक इन्हें सुन रही है, पहले वो सुन रही है ऐसा क्यों हुआ, फिर उसे सुन रही है नहीं हम तो पानी पी के, अब वो उसने पानी पी के फेंक दिया, बाद में कौन देख रहा है? हमें नहीं पता ना भाई क्या बात सही है। तो पब्लिक का पागल बनाया जा रहा है और रीजन एक ही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं। क्या नहीं है? अकाउंटेबिलिटी। लेकिन मान लीजिए अगर एक ही गवर्नमेंट है, स्टेट में भी और सेंटर में भी, मेरी बात समझ, क्या कभी यूपी गवर्नमेंट से कोई बयान सुना है आपने कि हमारे यहाँ ये काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक लिया? आंसर इज नो। वहां देखो प्रोडक्ट क्या नाम है, रोड तो मुझे बहुत सही लगते हैं, आज की डेट में काफी डेवलपमेंट हुआ है। और जो चीजें नहीं हुई वो कम से कम अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि नहीं हुई। ये नहीं बोल सकते कि मोदी जी ने अलाउ नहीं किया, कल को नहीं लात मार के बाहर निकाले। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन यहाँ पर हर चीज में जो उनसे रिलेटेड है या नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है और स्टेट गवर्नमेंट कहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है।
अकाउंटेबिलिटी को ठीक करने के लिए मेरे हिसाब से जो एक रीजन होना चाहिए, या तो केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए, या यहाँ पर भाई दो ही सॉल्यूशन है इसके, या तो केजरीवाल भी हमारे प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, है ना, पूरा देश ही फ्री भाई, बेच देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट 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 कौन सा स्ट्रक्चर है? डिविजनल। इधर इधर सुन लो भाई, मैंने कारण बताया आपको, मैंने एग्जांपल दिया किसका किसका, अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब लोग कहेंगे हमारा काम तो सही था। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद आते हैं डिवीजन स्ट्रक्चर। सूटेबिलिटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या बना रही होगी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही होगी या डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए, जिसमें क्या चाहिएगा, हाई डिग्री ऑफ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ग्रोइंग कंपनीज विच इंटेंड्स टू ऐड व्हाट, मोर लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर। आगे जाके उन्हें लगता है कि आगे जाके हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, तो अगर आज आप स्ट्रक्चर बनाने बैठे हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? डिविजनल स्ट्रक्चर। एडवांटेज पढ़िए, पहला पॉइंट, क्योंकि आपस में इंटरडिपेंडेंसी है या नहीं बताओ ऐसे डिपार्टमेंट की। जब मतलब क्या है इसका, एक डिपार्टमेंट में एक प्रोडक्ट ए बनाया जाएगा, उसके सारे काम उसी डिपार्टमेंट से होंगे, तो क्या दूसरे डिपार्टमेंट पे इंटरडिपेंडेंसी है या डिपेंडेंसी नहीं है? नहीं है। इसलिए जो आपके डिसीजंस होंगे वो कैसे होंगे, कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, वहां पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तीसरा पॉइंट क्या है, अकाउंटेबिलिटी। क्या आप किसी को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि आपके अंडर में वो प्रोडक्ट आता है और खराब होगा तो चाहे उसका फाइनेंस खराब हो, प्रोडक्शन खराब हो, सेल्स खराब हो, मार्केटिंग खराब हो, कुछ भी खराब हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आसानी से हो सकती है? यस, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है अदर डिपार्टमेंट्स में, फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी आसान है। कोई डिपार्टमेंट अच्छा नहीं कर रहा, उड़ा दो उस प्रोडक्ट को, पूरे डिपार्टमेंट को ही उड़ा दो। मेरी बात समझ में आती है? यहाँ पर आपस में इंटरडिपेंडेंसी नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट क्या है, क्या आसानी से आप कोई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकते हैं बिना किसी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स को इफेक्ट किए हुए? आंसर इज यस। जैसे मान लीजिए मैंने कहा काम एक ही डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स फंक्शनल स्ट्रक्चर चल रहा है और मुझे कोई डिपार्टमेंट, मुझे कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट इफेक्ट होंगे? सारे। इसमें प्रोडक्शन का काम होगा, सेल्स का काम। मान लीजिए ये वाला डिपार्टमेंट चल रहा है, कौन सा वाला, डिविजनल स्ट्रक्चर चल रहा है, तो क्या आसानी से कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इस वाली चीज़ में मुझे प्रोडक्ट डी लाना है, तो बताओ प्रोडक्ट ए बी सी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये इनका अलग काम है। इसे बोलते हैं ईजी टू ऐड व्हाट, प्रोडक्ट लाइन्स। क्या बोलते हैं? ईजी टू ऐड प्रोडक्ट लाइन्स। ठीक, डिसएडवांटेज में आ गए। पहला पॉइंट क्या है, क्यों? क्योंकि एक काम बार बार होगा, तो अब जो डिपार्टमेंट ए में जो प्रोडक्ट ए बना रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्या वो बी वाले का प्रोडक्शन का काम देख रहा होगा? नहीं। तो क्या आपको ये पता है हर एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन अलग अलग लेके आने पड़ेंगे आपको? आंसर इज यस। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट फोकस का मतलब क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल कहाँ जा रही है उससे आपको लेना देना नहीं होता, आपको अपने प्रोडक्ट से लेना। भाई मेरा वाला ये जो प्रोडक्ट है बढ़िया चल रहा है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या चल रही है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है, कह रहे यहाँ पर कंफ्लिक्ट क्यों होंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो बता सकता है कोई बच्चा? रिसोर्स एलोकेशन के समय पर जब रिसोर्सेज बांटे जाएंगे तो जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है उसको ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे और जो कम अच्छा परफॉर्म करता है उसे कम रिसोर्सेज मिलेंगे। तो वहां एट द टाइम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ओनली वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, अदरवाइज कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, और रीजन क्या है उसका, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। प्लानिंग बार बार हो रही है, प्रोडक्शन बार बार हो रही है, सेलिंग बार बार हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाती है। यह है पहला टॉपिक। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक का नाम क्या है, क्या इसका डिफरेंस है हमारे पास? क्या इसका डिफरेंस है हमारे पास? आंसर इज यस। किसी भी टॉपिक को जल्दी रिवाइज करने का एक ही तरीका है, उसके क्या पढ़ लीजिए आप, डिफरेंसेस पढ़ लीजिए। अब मैं आपसे पूछूंगा और आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, जब मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को फोकस कर रहा हूँ कि उसका बर्डन कम करना है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डेलीगेशन। जब मैं चाहता हूं कि मुझे बर्डन कम करने से ज्यादा मुझे अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी मिडिल लेवल के लोग हैं, उनका ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? जब काम को सिस्टमेटिक तरीके से हर एक पार्ट में बांटा जाएगा उसे क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। जब एक काम को अपने छोटे से सबऑर्डिनेट को दे दिया गया ताकि जो सुपीरियर है वो फोकस कर सके, इसे क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। छोटा कंसेप्ट कौन सा है? डेलीगेशन। कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसके बिना काम ही नहीं हो सकता? गलत। डेलीगेशन। किसके बिना? यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई भी सुपीरियर नहीं होगा जो अपना छोटा मोटा काम बांटे ना, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस नहीं करती। उन्हें लगता है टॉप लेवल का काम है तो टॉप लेवल करे, मिडिल लेवल का काम है तो मिडिल लेवल करे, और सुपरवाइजरी लेवल का काम है तो सुपरवाइजरी लेवल करे। कोई डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। और इसमें बार बार बच्चे गलती करते हैं कि डेलीगेशन के बिना कंपनी रह सकती है, डिसेंट्रलाइजेशन के बिना। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, लेकिन ऐसा एक दुकान वाला भी नहीं होगा जिसके अंदर डेलीगेशन नहीं। मेरी बात समझ में आती है? क्या कभी आपको ये बोला गया है कि मम्मी ने चाय चढ़ा दी, देखते रहना मैं अभी आ रही हूँ, या मैं ये काम कर रही हूँ? यस, इसे डेलीगेशन बोलते हैं। और जीवन में इसके बिना हो ही नहीं सकता काम, किसी का भी हो। मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है।
ठीक है, अब आते हैं फटाफट से हम किस पे, नेचर पे। ध्यान से सुन लेना, इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी अगर आप गलत आंसर दे सकते हो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसका मतलब टॉपिक ही ऐसा है और तुम तो गधे हो ही, दोनों बातें हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है डेलीगेशन के नीचे, इट इज़ अ कंपल्सरी। पूरा ध्यान सुनने पे, तो घर जाकर रिवाइज करोगे कुछ नहीं होगा। ये कैसे पॉलिसी है, ऑप्शनल पॉलिसी, बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म व्हाट ऑल टास्क ऑन हिज ओन, नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा हम क्लास में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं कभी, जैसे हमने अभी पेपर चेक किए, तो वो किसका एग्जाम्पल था, डेलीगेशन का या डिसेंट्रलाइजेशन का, डेलीगेशन का। थोड़े समय के लिए किसी को कोई काम करने के लिए दे देना ताकि दूसरे वाले व्यक्ति का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए, इसे क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। जब व्यक्ति विशेष की बातें होती, क्या मेरी बात समझ, जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बातें होंगी तो वो क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कोई डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल बताता हूँ आपको, जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा हर बार पता है क्या होता है, हर बार जब भी काम होता है तो वो लोग डाल देते हैं कि हमें तो जो व्यक्ति मिलते हैं काम करने के वही नालायक हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट पे ब्लेम जा रहा है बताओ, एचआर पे। किस डिपार्टमेंट पे जा रहा है, एचआर, कि यार तुम लोगों की हायरिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, सेल्स वाले सेल्स में एक्सपर्ट नहीं है, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन में एक्सपर्ट नहीं है। तो ये ब्लेम गेम चल रहा था। तो ऑर्गेनाइजेशन ने एक पॉलिसी लेके आया, उन्होंने ये कहा कि हर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन से लोग काम करेंगे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर डिसाइड करेगा, यानी कि अपॉइंटमेंट उसके हाथ में दे दी। सेल्स में सेल्स वाले के हाथ में दे दी। इसे डेलीगेशन बोलूँ या डिसेंट्रलाइजेशन बोलूँ, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स को मिला। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो कह रहे सब कुछ बढ़िया है, बस यहाँ का फाइनेंस नहीं, पैसा समय पर मिले तो काम सारे टनाटन हो। मेरी बात समझ में, तो कौन से डिपार्टमेंट में ब्लेम गेम खेला गया, फाइनेंस पे। तो फाइनेंस का काम अब हर एक डिपार्टमेंट खुद देखेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। कह रहे इट इज डन कौन से लेवल पे, एट द डिस्क्रिशन ऑफ टॉप मैनेजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का क्या मतलब था, पूरी उसकी मर्जी की वजह से। अगर टॉप मैनेजमेंट चाहेगा डिसेंट्रलाइजेशन हो तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, बात खत्म। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्शन। कह रहे बताओ किसके अंदर ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन होगा, क्या लगता है आपको, जब एक मैनेजर छोटा सा काम दे रहा है किसी को, जब ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी लेके आ गई अब तुम जानो, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपको क्या होगा, ज्यादा फ्रीडम होगा, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने तुम्हारे ऊपर डाल दी है। मेरी बात समझिए। और जब कंपनी ने बोला है कि अब से आप अपॉइंट करेंगे अपने डिपार्टमेंट के लोग, तो क्या इसका मतलब यह भी है कि पावर आपके हाथ में है कि कोई गड़बड़ करे तो निकालेंगे भी आप, ये आंसर इज यस। तो हमेशा जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है वो किसके अंदर ज्यादा है बताइए जरा, ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन और लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स। नेक्स्ट, लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन एज मोर कंट्रोल बाय सुपरवाइजर। मेरी बात समझ में, यहाँ सुपरवाइजर ज्यादा कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेटस। इसे कैसे दिखाया जाता है, इट इज अ प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क। और यहाँ पर क्या था, इट इज अ रिजल्ट ऑफ, जो डिसीजन लिया, पॉलिसी डिसीजन लिया, किसने लिया, टॉप लेवल। वहां पर तो टास्क को शेयर किया गया, यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया और डिसीजन किसने लिया, टॉप लेवल। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्या है, स्कोप। किसका स्कोप ज्यादा है बताओ, क्या मैं बोल दूं, डेलीगेशन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जब बड़े लेवल पे काम बट रहा होगा तो छोटे छोटे लेवल पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो भी ध्यान दे। जैसे मान लीजिए एक मैनेजर को मिल गया कि अब से लोगों की अपॉइंटमेंट वही करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर था, तो क्या उसको छोटे मोटे काम अपने बांटने पड़ेंगे जो वो पहले कर रहा था, सारे काम और प्लस लोगों की अपॉइंटमेंट, सब तो साथ में नहीं कर सकता ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूड्स व्हाट, डेलीगेशन, और डेलीगेशन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो किसका स्कोप ज्यादा है बताओ जरा फटाफट से, डिसेंट्रलाइजेशन। कह रहे इट हैज अ व्हाट, narrow scope as it is limited to superior and immediate support। यहाँ पर सिर्फ दो लोगों की बातें की जाती हैं जो टास्क शेयर करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताओ जरा, इट हैज अ वाइडर स्कोप एज इट इम्प्लाइज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। जब डेलीगेशन की चीजों को बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजर, यानी कि टॉप से शुरू हो और सुपरवाइजरी लेवल तक जाए, इसी को बोलते हैं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या मेरी बात, जैसे मैंने बोला अब हर एक बच्चा अपने टेस्ट खुद चेक करेगा, बताओ ये डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने कहा यार 2-3 बच्चे आ जाओ फटाफट से मुझे टेस्ट चेक करने, जरा एक बार मार्क करा दो, ये क्या है, डेलीगेशन। मेरी बात समझ में आती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या पर्पस है डेलीगेशन का, एक व्यक्ति विशेष के बर्डन को कम करना। क्या, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बर्डन को कम करना, तो लेसन द बर्डन ऑफ अ मैनेजर। और यहाँ पर क्या बर्डन है बताओ जरा फटाफट से। यहाँ पर वो क्या चाहते हैं, जो सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स है उनका रोल बढ़ जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, उनकी डेवलपमेंट ज्यादा हो। तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है, टू इंक्रीज द रोल ऑफ व्हाट, सबऑर्डिनेट्स एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑर्डर। अब मान लीजिए मैंने आरव से बिठा के टेस्ट चेक कराए, तो मैं जीवन में उसका भला चाहता हूँ कि नहीं मेरा थोड़ा सा काम कम हो जाए। उसमें कोई आरव की एफिशिएंसी आ गई, ए से बी मैच करा दिया, बी से सी मैच करा दिया, नहीं वो तो मैंने 6th क्लास के बच्चे से भी करवाए थे। तो इसमें आरव का तो भला नहीं चाहता ना मैं, आंसर इज नो। तो इसका मतलब जब डेलीगेशन किया जाता है तो उसका पर्पस होता है कि जो मैनेजर है उसका बर्डन कम हो जाए। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है तो वो चाहते हैं जो उनके
सबऑर्डिनेट्स हैं उनका रोल बढ़े। मेरी बात समझ में आती है, ध्यान रखना इस बात को। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी। तो कैसी अथॉरिटी होती है, अंडर रिलेशन अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन फ्यू हैंड्स। कह रहे कुछ ही हाथ में अथॉरिटी देंगे और काम करवाएंगे, लेकिन इस वाले में क्या सभी के हाथ में सिस्टमेटिक तरीके से होगी? आंसर इज यस। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन देयर इज व्हाट, डिस्पर्जल या फिर सिलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ पावर एट द। अब कई बार कंफ्यूजन आता है कि सर डिस्पर्जल तक तो समझ में आता था, सिस्टमेटिक तभी समझ में आता था, लेकिन आपने कहा था पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? और काफी सारे बच्चे इस पे गलती करके आ जाते हैं जब लिखा होता है सिलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ पावर। सिलेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को, और कुछ लोग किसको डिनोट करते हैं? डेलीगेशन। मेरी बात समझ में आती है। लेकिन सिलेक्टिव का मतलब यहां पर यह है कि सिलेक्टिव काम को लेकर, सिलेक्टिव वर्ड का मतलब क्या है? सिलेक्टिव काम को लेकर सभी को अथॉरिटी दी जाएगी। मेरी बात समझ में आती है? तो इसको कंफ्यूजन में कई सारे बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, आप ध्यान रखेंगे। सिलेक्टिव वर्ड का मतलब कुछ ही काम को लेकर सभी लोगों तक बांटा जाएगा। मेरी बात समझ में आती है? ये बात ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर आया बताओ जरा? फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। मैंने कहा इसे भी पढ़ना सबसे ज्यादा आसान है, बताओ कैसे? चलो मैं कुछ बातें बोलूंगा और आपको मुझे बताना पड़ेगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन से तो वैसे आप वाकिफ होंगे ही, वो हमने डायरेक्टिंग में भी पढ़ा था। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? स्ट्रक्चर का मतलब जिसमें अब मैं कुछ बातें बोलूंगा और आपको बताना पड़ेगा मैं किस स्ट्रक्चर की बातें कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आती है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो होगा तभी जब दूसरा स्ट्रक्चर होगा, यानी कि फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा तभी क्या होगा? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होगा। मेरी बात समझ में आती है? कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है? कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं? बताओ। इनफॉर्मल। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में डिसीजन जो है वो जल्दी लिए, फ्रीडम किस में ज़्यादा होगी? इनफॉर्मल में। मेरी बात समझ में आती है? कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो दूसरे को सपोर्ट करता है? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है किसको? फॉर्मल। देखो फॉर्मल जहां होगा वहीं क्या होगा? इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल सपोर्ट करता है किसको? फॉर्मल। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक। अब आते हैं फटाफट से, पहले मीनिंग क्या है, मीनिंग पढ़िए फटाफट से। स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। कह रहे कुछ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है जो कौन क्रिएट करता है? मैनेजमेंट। जैसे आपके स्कूल में भी किन्हीं बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, 12th वालों को किसी चीज़ की। 12th जैसे कोई भी फेयरवेल वगैरह होता है तो कुछ ना कुछ सिंसियर बच्चे क्लास में होते हैं, भले ही कितनी भी अच्छी 11th क्लास आ जाए, वो हमेशा उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स या तो टीचर के फेवरेट होंगे कि भाई ये वाले बच्चे काम सही से कर देंगे, लेकिन जब आपकी जो कॉन्ट्री पार्टी होती है, जो आफ्टर पार्टी होती है, क्या उसमें बिल्कुल सीन बदल जाता है? जो ऐसे बच्चे जो किसी भी चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं, क्या वो एकदम से आगे आते हैं कि वहाँ मैं बात कर लूँगा, आने जाने का मैं देख लूँगा, खाने का मैं देख लूँगा, वहाँ मेरी जान पहचान है? यस। तो वहाँ जो फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो मैनेजमेंट क्रिएट करता है, सिस्टम से क्रिएट होते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर लोगों की योग्यता के बेसिस पे दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो पढ़िए, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। और यहाँ पर क्या है? नेटवर्क ऑफ व्हाट? सोशल रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज। मेरी बात समझ में आती है? जहाँ भी ऑफिस का एक ऑफिशियल ग्रुप होगा वहाँ पर एक अनऑफिशियल ग्रुप भी होगा, हो सकता है आपका, देखो हंस रहे हैं, आपका भी हो। मेरी बात समझ में आती है? ऐसे ऑफिस में भी होता है, एक फॉर्मल ग्रुप होता है जिसमें सारे बॉस और मैनेजर वगैरह सब होते हैं, और एक इनफॉर्मल ग्रुप भी होता है जो स्टार्ट होता है एम्प्लॉयज से, धीरे धीरे एक आध मैनेजर को भी आड़े तेड़े उसमें ले लेते हैं, अरे भाई तो अपना भाई आ जा, तू भी उसे भी रख लिया उसमें। तो ये जो ग्रुप है, कैसा ग्रुप बन गया बताओ जरा? इनफॉर्मल। और कल को अगर मैनेजमेंट को अर्जेंट नीड हुई अपनी बात समझाने की किसी एम्प्लॉय के पूरे ग्रुप को, जो कि अगेंस्ट है अभी उस बात के, मेरी बात समझे, तो क्या उस मैनेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है उस समय पर कि भाई तुम अनऑफिशियली इनसे सही तरीके से बात करके अपनी बातें मनवा सकते हैं? आंसर इज यस। मेरी बात समझ में आती है? तो अब आते हैं नेक्स्ट, ओरिजिन कैसे होगा? कह रहे अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसी। लेकिन क्या ये रूल्स एंड पॉलिसी से आते हैं? नहीं। अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? सोशल इंटरेक्शन। मेरी बात समझ में? कौन से ऐसे दोस्त हैं जो केडीसी में आके जानने लगे एक दूसरे को और पहले से नहीं जानते थे? बताओ, मतलब स्कूल से नहीं जानते, आप किसको जानने लगे? प्रिया को। केडीसी से पहले नहीं जानते थे। अब और कोई? आप किसको नहीं जानते थे? इन किसी को नहीं जानते थे? अच्छा, आप पहले से जिनको जानते थे उन्हें दुश्मन, और जिनको नहीं जानते उनसे तो आपका तो अलग ही है। चलो, और कोई बच्चा ऐसा है जो पहले से नहीं जानते थे? आप लोग आपस में जानते थे? आप ओम को नहीं जानते थे? आप बहुत सारे लोग थे। अच्छा,
अब अगर आप दोस्त बन गए हैं, दुश्मन बन गए हैं, दोनों ही केसेस में जो रीजन था वो है सोशल इंटरेक्शन। क्या है वो? सोशल इंटरेक्शन। क्लास में बैठ के नहीं, क्लास के नीचे जाके, एच पॉकेट में जाके, यहाँ से जाके, वहाँ से जाके, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये सोशल इंटरेक्शन से आप लोगों का स्ट्रक्चर बना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? और आज की डेट में इतना तगड़ा स्ट्रक्चर है कि एक व्यक्ति स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाएगा, किसी अनऑफिशियल ग्रुप में मैसेज भेजेगा, ऐसे स्पीड से जाएगा सारा मैसेज। क्या मेरी बात समझ में आती है? बच्चे हम यहाँ परेशान होते हुए, बच्चा आया नहीं, फोन करके पूछ ले क्या, वो फोन नंबर ऑफ आ रहा है, उधर से दूसरा बच्चा, वो नंबर है ही नहीं उसका, उसका दूसरा नंबर है, अभी बताता हूँ कौन सा है। मेरी बात समझते हैं? सोशल इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा तेजी से फैल रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताओ जरा? अथॉरिटी। ये अथॉरिटी कैसे अराइज होती है? बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन द मैनेजमेंट। कह रहे मैनेजमेंट में जितनी ज़्यादा पोजीशन होगी आपकी, उतनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनफॉर्मल ग्रुप में जो मैनेजमेंट में बहुत आगे रहता है, उसे पिया तो पीछा डिसीजन हम लेंगे। मेरी बात समझ में आती है? तो यही चीज़ होती है, अराइजेज आउट ऑफ व्हाट? पर्सनल क्वालिटीज़। अगर आपकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं तो आप इनफॉर्मल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी अच्छी चलाता है तो उसी को मिलेगा। अब मैनेजमेंट में किसको मिलेगा? मान लीजिए गाड़ी चलाने को जो पोजीशन में होगा, मान लीजिए कोई मैनेजर है, वो कहेगा नहीं जो भी गाड़ी आई उसे मैं चलाऊंगा, तो कोई मना कर देगा क्या एम्प्लॉय? वो कहेगा तू तो ड्रिफ्ट मार ही नहीं रहा, तू तो ओवरटेक कर ही नहीं रहा। क्या ऐसा बोल सकते हो फॉर्मल पोजीशन में? आंसर इज नो। इनफॉर्मल बोलेंगे भाई ये तेज चलाता है, चले चलो, या तो हरिद्वार जाएंगे या जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है? बिहेवियर। इट इज डायरेक्टेड बाय रूल्स। कैसे? जो बिहेवियर है वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर बोला गया है कि मैनेजर की रिस्पेक्ट करनी है तो मैनेजर की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन क्या ऐसा इसमें कुछ है क्या? कह रहे नहीं, तुम बॉस को भी ले आओ चाहे, है ना, काम करेगा रिस्पेक्ट वाले तो रिस्पेक्ट देंगे, अदरवाइज क्यों देंगे? पढ़िए, नो सेट ऑफ बिहेवियर और पैटर्न। इधर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर। किसके अंदर स्ट्रिक्टनेस लगती है आपको? रिजिड नेचर किसका है? जो मैनेजमेंट ने बनाया। और फ्लेक्सिबल कौन सा है बताओ जरा? इनफॉर्मल। नाम ही उसका इसलिए बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लीडरशिप। यहाँ पर लीडर कौन होते हैं बताओ? मैनेजर्स। मैनेजर्स ही लीडर्स होंगे ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है। और घर का सबसे बड़ा व्यक्ति ही सबसे ज्यादा समझदार है, ये बिल्कुल गलत बात होती है। आप ये बोल सकते हैं कि वो बहुत एक्सपीरियंस है, वहाँ तक समझ में आता है, बिल्कुल समझदार है, बिल्कुल नहीं। एक समय के बाद जो अकल है वो घुटनों में जाने लगती है, पता है ये चीज़ हमको। मेरी बात समझ में आती है? बस सुबह जल्दी उठो, क्यों पता नहीं, कि याद हो जाता है। मैंने करना जरा याद है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स करो जरा, है भाई, सुबह जल्दी, कोई लॉजिक थोड़ी ना है भाई। एक बात होती है, एक्सपीरियंस देखो मैटर करता है, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस से ही काम हो जाएगा ऐसा नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? आपको आजकल की सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति अच्छे फैसले लेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और अगर आपके घर वाले ऐसा कहते हो, दादा दादी, तो पूछ लेना तुम्हारे आपस के भाइयों में क्यों नहीं बनती। चुप जाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जैसे आपके जैसे माता पिता हैं, अगर मान लीजिए वो ये जाके करने मत लगना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपके माता पिता हैं, वो कहेंगे नहीं तुम्हें पता नहीं है, छोटे भाई बहन से नहीं लड़ते, तो तुम तुरंत बोल सकते हो तुम्हारे अपनी भाई बहन से बनती है? ज्ञान दे रहे हो तुम्हें, बोलने मत लगना, हमने बोला। हाँ जी, कोई ऐसा है जिनसे पूरे भाई बहन उनके माता पिता की अपने भाई बहन से बनती है बढ़िया तरीके से, मतलब सब बढ़िया है? आपके माता पिता की बढ़िया तरीके से, एक बार दोबारा हाथ उठाना भाई। ऐसी दुनिया है क्या? तुम तो अंदर ही कर लो भाई, हम पता है, सब पता है हमें। तुम्हारे पिताजी की ताऊ जी चाचा जी से बिल्कुल बढ़िया टर्म्स है। हाँ, समझ रहे हो ना बात को? वो भाई बहन में ही आते हैं। हाँ, कजन हुए ना, वो भाई बहन में ही आते हैं भाई, उसमें क्या है? डिस्प्यूट देखो ना कितने लेवल के हैं, ये भी तो देखो, तुम छोटे मोटे हैं क्या? नहीं। हाँ, और कौन था? या तो आपको या तो कहानी नहीं पता होगी, अच्छे बनते होंगे, सब पता है, चलो फिर ठीक है। आजकल लेकिन कम होता है ऐसा तो मानते हो ना आप? क्या इसकी सबको पता है? चलो, अरे इधर आजा भाई, नालायको। मैनेजर्स क्या होते हैं? फटाफट से पढ़ो। लीडर्स होते हैं, और यहाँ पर लीडर्स मे और मे नॉट बी मैनेजर्स, दे आर चूजन बाय द ग्रुप चूज करेगा। और मैं ये नहीं कह रहा सबसे बड़ा व्यक्ति खराब ही डिसीजन लेगा, नहीं, मैंने कहा कि सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर बोले वो सबसे बेस्ट जजमेंट रखता है तो उसका आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए आंसर लिखा गया लीडर्स मे और मे नॉट बी मैनेजर्स। जो लीडर्स बनेंगे जरूरी नहीं कि वो मैनेजर्स ही हो, जिसमें बेस्ट क्वालिटी होगी वो लीडर बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, बताइए क्या? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कैसा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा? कह रहे जो भी स्केलर चेन दे रखी होगी वैसे कम्युनिकेशन होगा, लेकिन क्या इसमें किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है? आंसर इज यस। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नॉट थ्रू अ प्लान्ड रूट, इट फ्लोज इन एनी डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस। बताओ कौन किस पे डिपेंड करता है? ओरिजिन किस पे डिपेंड करता है? इनफॉर्मल का ओरिजिन डिपेंड करता है किसमें? फॉर्मल पे। और फॉर्मल की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है इनफॉर्मल। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक, पढ़ी। इट इज एन वॉट? इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर विच एग्जिस्ट वॉट? इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब यहाँ पर ये है डिपेंडेंट नहीं है एग्जिस्ट करने के लिए, किस पे? इनफॉर्मल पे। लेकिन क्या डिपेंडेंट है? यस, इट डिपेंड्स अपॉन वॉट? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
यानी इनफॉर्मल बनने के लिए क्या चाहिएगा बताओ आपको, फॉर्मल स्ट्रक्चर। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लो ऑफ अथॉरिटी, और बिल्कुल यही स्केलर चेन क्या कहता है, टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी ज़्यादा होगी, फिर उससे कम होगी, फिर उससे कम होगी, क्या ऐसा कुछ होगा? नहीं। अथॉरिटी कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, किसी को भी अथॉरिटी ज़्यादा दी जा सकती है। 10th पॉइंट क्या है, रिलायबिलिटी। और जैसे आपके केस में नहीं हुआ था कि मेरे वाले बर्थडे पे शायद कुछ बच्चों ने कुछ पैसे कलेक्ट किए और एक मैनेजर बनाया, और मैनेजर ही बर्थडे वाले दिन लेट, गायब, सब डरने लगे मैनेजर पैसे लेके तो नहीं भाग गई। मेरी बात समझ में आती है? तो ये इनफॉर्मल ग्रुप में ये भी डर होता है। तो रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी, इट इज़ व्हाट, मोर स्टेबल एंड रिलायबल। भाई मैनेजर को फंड्स एलोकेट किए गए थे, सबको पता है, अकाउंट से गए थे, ऐसे गए थे, आप लोगों ने कैश पेमेंट की थी किसी को, और कहता है मेरे को तो नहीं की। हाँ जी, सिंस रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन। रिलायबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि अगर आप अपनी बात को एविडेंस के साथ रख पाएं तो उसे रिलायबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिलायबल। और उसके बाद क्या है, इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल एज फॉर्मल स्ट्रक्चर। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर की तरह स्टेबल नहीं है, बनते और बिगड़ते रहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। और कौन सा टॉपिक रह गया? क्या कहते हैं? रुक जाओ एक मिनट, मैं एक बार डेलीगेशन के आपको 3 पॉइंट्स बता देता हूँ, फटाफट से पढ़िए। क्या है डेलीगेशन के 3? अच्छा, एग्जाम में याद रखना, पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए 3 एलिमेंट्स कौन कौन से डिस्कस किए गए हैं। तो डेलीगेशन के 3 एलिमेंट, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछा है, ध्यान से सुनो, बिना केस स्टडी पढ़े आंसर कब करोगे? क्वेश्चन ने पूछा आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बीइंग यूज्ड एंड 3 एलिमेंट्स ऑफ इट। इसका मतलब आंसर क्या होगा? बात खत्म। और कुछ में 3 एलिमेंट्स है ही नहीं। मेरी बात समझ में आती है? पूरी केस स्टडी पढ़ लेना, वो आपके लिए रिलायबल तब होगी जब आप पढ़ लेंगे तो कीवर्ड से, जब दिमाग में पता होगा ना डेलीगेशन आंसर है, तो आपको ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे और वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आती है? कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपकी बड़ी केस स्टडी में टाइम वेस्ट होने से और गलत आंसर करने से बचा सकते हैं। अगर क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टेट 3 एलिमेंट्स ऑफ इट, तो बात खत्म, आगे कुछ डिस्कशन ही नहीं करना। और ऐसे बहुत सारे रूल्स लिखवाऊंगा आपको, कम से कम 20-25, कि क्वेश्चन में अगर ये पूछा है तो आंसर यही होगा, चाहे केस स्टडी पढ़ो या मत पढ़ो। ऐसी चीज़ तो चाहिए होंगी आपको। बिना पढ़े कैसे नंबर लाएं, बिना पढ़े केस स्टडी कैसे सॉल्व करें, ये तो चाहिए होता है ना? हाँ, एक दिन में कैसे सिलेबस खत्म करें। बस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के मुझे आपको पढ़ाने हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बात खत्म। इनफॉर्मल के मेरिट्स पढ़िए फटाफट से। क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कह रहे सोशल नीड्स। सोशल नीड्स क्या होती है बताओ जरा, कैसे फुलफिल करते हैं बताओ। सोशल नीड्स क्या होती है बताओ, आप बताओ। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और एक बच्चा आपस में बातें कर रहे हैं, सोशल नीड है उनकी, बढ़ गई हैं ज़्यादा लेवल से, लेकिन सोशल नीड है। अब जैसे कोचिंग से निकल रहे हैं, है ना, नीचे खड़े हो गए, थोड़ी देर बात करने लगे, कैसी नीड है आपकी? है फालतू की, लेकिन सोशल नीड है ही भाई। अब एक जीवन है, स्टूडेंट लाइफ है, अब दोस्तों से बात नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? घर जाके वही चिक चिक बाजी है, ये कैसे छीन सकते हैं आपसे? मेरी बात समझ में आती है? तो ये सोशल नीड होती है। क्या होती है? एक दिन मान लीजिए आप एक हफ्ता ऐसा बिता के दिखाइए जिसमें आप जो सोशल नीड, जो सोशल इंटरेक्शन है उसे बंद कर दीजिए। आप सीधे गए सीधे आए, जैसे एक आइडियल पेरेंट्स चाहते हैं आपका बच्चा ऐसा हो, तो आपको लगेगा यार ये तो फिर बड़ी दिक्कत। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? उसके लिए भी आप पहाड़ों ही घूमने के लिए बात करें, कोई समाधि लेने की जा रहे हैं बात करें, पहाड़ों पे जा रहा हूँ इस बहाने, यही है। कौन है ये? चलो, फास्ट कम्युनिकेशन समझ में आया? फास्ट कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि उसे किसी फॉलो नहीं करना होता, स्केलर चेन को फॉलो नहीं करना। दूसरा पॉइंट क्या है? सोशल नीड्स। सोशल नीड्स पढ़ ली। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गिव्स ड्यू इंपॉर्टेंस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। जब आपको लगता है कि आपके घर में 4-5 सदस्य हैं, इसके अलावा भी आपको रात को दोस्त चाहिए लोग बात करने के लिए ऑनलाइन, तो इसका मतलब आपकी सोशल नीड्स ज़्यादा है। अब कल ही मेरे पास एक रील आई थी, पता नहीं दिखाऊंगा आपको या नहीं, एक कुत्ता था उसमें, और वो कुत्ता थोड़ा सा अजीब तरीके से हंस रहा था। अभी बोलोगे तो अभी दिखाऊंगा, उसमें है। तो वो कुत्ता अजीब तरीके से हंस रहा था। नहीं, इतना यार दिमाग क्यों लगाना। हाँ, छुट्टी के टाइम पे दिखाऊंगा। वो कुत्ता अजीब तरीके से हंस रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि कल रात मेरा थोड़ा जल्दी डाटा ख़त्म हो गया तो घर वालों के साथ बैठ गया, बात करके पता चला थोड़े अच्छे लोग हैं ये भी। मेरी बात समझ में आई क्या कहना चाहता था? वो कहता कल डाटा खत्म हो गया इसलिए घर वालों के साथ बैठ गया बात करने, वैसे मरने तो डाटा यूज़ कर रहा होता। कह रहा अब समझ में आ रहा थोड़े अच्छे लोग हैं ये भी वैसे, है ना। तो ये सोशल नीड्स है हमारी। थर्ड पॉइंट क्या है बताओ जरा। अभी जैसे मैंने बोला था ना, फेयरवेल के बाद आप लोगों की कम्युनिकेशन और डिस्ट्रैक्शन लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बताना मेरी बात सही थी या नहीं। फेयरवेल से जस्ट पहले, फेयरवेल वाला दिन नहीं होता, फेयरवेल से जस्ट बाद, अब स्कूल की बुराई कर रही है, उसके बाद फेयरवेल वाले दिन ही जाते समय आते समय घर जाके ये कोई तरीका है, ये है वो है, सर फोड़ देंगे, ये कर देंगे, ये चलता है।
मेरी बात समझ में आती है? 700 रुपये के लिए लूट लिया हमें, स्कूल खराब है, ये है वो है, अब कम्युनिकेशन बढ़ गई है और ये इम्पेक्ट करेगी 2-3 दिन आपके। डीमेरिट्स में आ जाइए, पहला पॉइंट क्या है? रूमर्स बहुत जल्दी फैला देते हैं। स्कूल वालों ने ही पुलिस बुलाई थी, स्कूल वालों की चाल थी ये। अब ये फॉर्मल तरीके से ज़्यादा जल्दी से फैलेगा, इनफॉर्मल तरीके से। ये चाहते ही नहीं था, वो जो पुलिस वाला था उसने पैसे खाए होंगे इनसे। बाकी पुलिस कहाँ थी? वो बूढ़ा सा था, वो पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? हाँ, रिटायर्ड था वो। हाँ, और उसने बिना बात के हाथ उठा दिया। स्टूडेंट पे तो हाथ ही नहीं उठा सकते, इसका मतलब पहले से भर कर भेजा था मैडम ने। कैसे वो दूसरे गाने पे ही आ गया? अगर वो वहाँ पुलिस चौकी से चलता तो 2-3 गाने तो वैसे ही बच जाते। पहले ही आ गया था ये लोग गाने से पहले। तो स्कूल के, हाँ, खाना भी खा रहा था। देखो स्कूल के ये सब क्या है? पढ़िए जरा। सही भी हो सकता है। देखो रूमर्स का मतलब क्या होता है? गलत बात या सही बात, या दोनों? दोनों गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो ये क्या है? स्प्रेड व्हाट? रूमर्स। बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। कैसे? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से या फॉर्मल स्ट्रक्चर से? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से बहुत जल्दी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? जैसे एक और र्यूमर मुझे पता चला क्लास 11th के बारे में, आप ही के स्कूल का, कि क्लास 11th वाले बच्चों के फोन रखवा लिए गए और जिन जिन बच्चों ने 500 रुपए की पेनल्टी भरी और स्लिप ली, उनके फोन दे दिए गए। कह रहे अब तुम इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तुम 11th, हाँ ये बात सच है। वो कह रहे वैसे तो 11th के बच्चे ये हो रहा है सब कुछ, ये हो रहा है जो सब कुछ, उसमें फ़ोन नहीं ला सकते, लेकिन अगर तुम 500 की पर्ची कटवा लोगे। नहीं सर, एक बच्चे का फोन पकड़ा गया, तो उसने सर से बात करी। सर ने कहा तू मुझे 5 के बता, मैं तेरा फोन दे दूंगा। तो 5 बच्चों को और बता जो फोन लिया। तो उसने अपना फोन तो ले लिया, 5 बाद फिर उन 5 ने बहुत सारे लोग पकड़ा दिए। अच्छा, ये चाल गई स्कूल ने। लेकिन अच्छा, लास्ट में की किस लिए तो समझ में आया ना आपको? कोई पर्पस, आप एक फंक्शन करा तो आप तो चाहते हो बच्चे रिकॉर्ड करें। 11th वाले बच्चे इन्वॉल्व थे उसमें, उन्हीं ने तो फंक्शन कंडक्ट किया था। अब उन्हीं के फोन तुम ले लोगे तो गलत बात होगी। परफॉर्मेंस भी शायद 11th वाले ही दे रहे होंगे आपके उसमें। तो ये तो बड़ी गलत और पैसे से रिलेटेड। मुझे देखो, अब ये रूमर्स था, अब ये सच है नहीं, वो आप बताओगे कि सच है नहीं, या 11th वाले बता सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? नो सिस्टमेटिक मार्केटिंग। जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अनऑफिशियल चीज़ें या इनफॉर्मल चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, तो वो जो ग्रुप्स होते हैं वो आपके काबू में नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर्स की यूनियन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वर्कर्स की यूनियन जो है, वर्कर्स के जितने राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन कई बार जब वर्कर यूनियन इतनी ज़्यादा तादाद में हो जाती है तो वो मैनेजमेंट के सही फैसलों के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं और वो कल को मैनेजमेंट को ही भारी पड़ते हैं। क्या मेरी बात समझते हो? तो सोच सही थी लाने के लिए, लेकिन उसके बाद गड़बड़ हो गई। जैसे मान लीजिए उनका कोई नेता बनाया गया वर्कर यूनियन का, तो कई बार वो जो नेता है वो अपना फायदा देने के लिए वर्कर्स का इस्तेमाल करता है धरना प्रदर्शन करने के लिए। मेरी बात समझ में आती है? मैनेजमेंट का कोई डिसीजन जो उसके फेवर में नहीं था, जिसका वर्कर्स से कोई लेना देना नहीं था, वो वर्कर्स को इन्वॉल्व करने का मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है? समझ में आया? पर्पस कुछ और था बनाने का, लेकिन अब नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कह रहे जो इनफॉर्मल है, इंडिविजुअल सेंटर्ड ज़्यादा होते हैं रादर देन ग्रुप सेंटर्ड और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट सेंटर्ड। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। और बस लास्ट के 2-3 पॉइंट है और हम चलते हैं फिर उसके बाद घर। क्या कह रहे हैं? अरे 3 पॉइंट है बस, पढ़िए। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ व्हाट? ये फिल इन द ब्लैंक्स में से 3 लाइन में से एक लाइन जरूर लिखी होगी, जरा ध्यान से देख लीजिए, फिर मत कहना बताना। देखो कितना आसान पेपर है, बता रहा हूँ, इनमें से एक आएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? द नॉलेज ऑफ व्हाट? इनफॉर्मल ग्रुप कैन बी यूज टुगेदर सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड इम्प्रूव देयर। एम्प्लॉयज का ही सपोर्ट लेने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराने के लिए। थ्रू ग्रेप वाइन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड फास्टर। ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है? दूसरा नाम है किसका? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। वो नहीं है भाई। By cooperating with informal groups, the manager can skillfully take the advantage of what? Both formal and informal organizations. क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। तो ये हमारा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, लेकिन गड़बड़ कर सकता है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। मेरी बात समझ में? और गड़बड़ वाले पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए कि यहाँ से गड़बड़ हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं टेस्ट के साथ। कोई बच्चा छुट्टी ना करे। आज कौन कौन है छुट्टी पे? देव का तो पता है, उनके घर में कोई फंक्शन है।